हेलो दोस्तों, रणवीर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले पॉइंट में बात कर चुका था, तीनों प्रकार के न्याय के बारे में बात कर चुका था, बंधुत्व, भाईचारे की, अखंडता की और एकता की। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ इंटरनेट के बारे में। जब एकता का भाव असमान चीज़ों या लोगों के मध्य हो उसे अखंडता कहते हैं। अगला पॉइंट है यूनिटी यानी कि एकता। भौगोलिक जुड़ाव या समानता को एकता कहते हैं। यानी समान चीज़ों या फिर लोगों के मध्य जो एकता का भाव होता है उसे एकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये तीनों की तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। हमारे भारत के संविधान के अंदर तीनों प्रकार के न्याय को यूएसएसआर यानी कि यूरोपियन संघ या फिर सोवियत संघ से लिया गया है। तीनों प्रकार के जो न्याय थे ना, अभी मैंने बताया था ना, बंधुत्व, अखंडता और एकता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मैंने अभी तक प्रस्तावना के बारे में पूरा अर्थ समझा दिया है। प्रस्तावना क्या थी, प्रस्तावना के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, अब मैं प्रस्तावना के संशोधन के बारे में बात कर लेता हूँ। प्रस्तावना में संशोधन कैसे होता है या फिर कैसे हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले पहले इसके हम केस के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, सबसे पहला केस आया था किसके लिए, ध्यान रखना, प्रस्तावना के लिए आया था। देखिए क्या था ये, इस केस का नाम था बेरुवारी बनाम संघ सरकार। अब बेरुवारी केस करता था, केस करने वाला, ठीक है। अब संघ सरकार किसके खिलाफ किया था, संघीय सरकार के खिलाफ किया था। बेरुवारी बनाम संघीय सरकार, बनाम का मतलब वर्सेस। ठीक है दोस्तों, ये केस आया था 1960 के अंदर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ध्यान रखना, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था, क्या फैसला दिया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्रस्तावना में बदलाव या संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 60 में लिखा है कि संविधान में संशोधन होगा। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान में संशोधन होगा 360 के अनुसार, ना कि प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। ये बहुत अहम बात मानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि प्रस्तावना तो संविधान का भाग ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चलिए, ये तो पहला केस हुआ। फिर आता है दूसरा केस। दूसरा केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केरल के अंदर एक ये केस आया था 1973 के अंदर, 1973। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या देता है इसके अंदर, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है बल्कि आंतरिक भाग है। यानी कि कैसा भाग है, आंतरिक भाग है, इंटरनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह मान लिया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट थी, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग ही नहीं मान रही थी। लेकिन 1973 के अंदर केशवानंद भारती केस के अंदर अपना ये पार्ट मान लिया गया था, संविधान का पार्ट प्रस्तावना को माना गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बात करता हूँ मैं। देखिए, वो तो हुआ पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये तो मान लिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का ये भाग है। और दूसरा फैसला क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन हो सकता है, परंतु संविधान के मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बहुत ही अहम बात कही थी। यानी कि संविधान का भाग तो है प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, किसको ध्यान में रखे हुए, मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि संविधान जिन मूल स्तंभों पर टिका हुआ है उसमें बदलाव नहीं कर सकते हम। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हैं। अब देखिए, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत क्या कहता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जिस आधार पर टिका हुआ है उनमें कोई बदलाव ना हो, ठीक है,
आगे दोस्तों समझ में? दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। आपको बहुत बहुत एहसान होगा, करिए प्लीज़, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ, ध्यान रखना, जब संविधान यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का पार्ट मान लिया था प्रस्तावना को, तो फिर इसमें एंट्री होती है इंदिरा गांधी सरकार की। यहाँ पर इंदिरा गांधी सरकार आ जाती है। अब देखिए वो क्या करती है इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार इंदिरा गांधी की सरकार में यह संशोधन किया गया था और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने सबसे पहले ही क्या कर दिया, उसमें प्रस्तावना में संशोधन कर दिया और 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष, और तीसरा शब्द था अखंडता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इन चीज़ों को। प्रश्न ऐसे ही आता है कि वह कौन से शब्द थे जो प्रस्तावना में यानी कि मूल प्रस्तावना में नहीं थे। इन तीनों को दे देगा, तीनों का जोड़ा बना के दे देगा एक साथ, या फिर 2 शब्द दे देगा, 2 शब्द कोई और दे देगा, या फिर तीनों को एक ग्रुप में रख देगा। इस तरीके से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। यह प्रस्तावना का पहला संशोधन था 1976 में। ध्यान रखना, 1976 में प्रस्तावना का पहला ही संशोधन था ये। बस देखिए, अब प्रस्तावना में सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली लाइन है, ध्यान रखना, सभी जो NCERT की किताबें हैं सब में ये प्रस्तावना लिखी हुई है, लेकिन किसी को पता तक नहीं है। देख तो लेते हैं, लेकिन किसी को आइडिया तक नहीं होता कि वो कितनी बड़ी चीज़ की हमारे लिए। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना उसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, हम भारत के लोग। ये वाक्य लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है उसके अंदर। यह पंक्ति अमेरिका की तरह ली गई है। ध्यान रखना दोस्तों, यह पंक्ति अमेरिका की ही तरह ली गई है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में लिखा है हम अमेरिका के लोग। अब अमेरिका का जो संविधान है वो तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमारा इंडिया भी इंग्लिश में, इंडिया के संविधान भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। अब अमेरिका, हम अमेरिका के लोग, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगला पॉइंट देखिए, सबसे पहले अमेरिका ने ही प्रस्तावना को संविधान में सम्मिलित किया था। यानी कि ये प्रस्तावना को कॉन्सेप्ट एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि अमेरिका से ही ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। यह कथन कहा था, किसने कहा था? यानी कि प्रस्तावना, अगर हमें भारतीय संविधान को पढ़ना है तो सबसे पहले हम किसको पढ़ लें? प्रस्तावना को ही पढ़ लें। उसमें दर्शन हो जाते हैं भारतीय संविधान के आखिर भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या तथ्य छुपे हुए हैं, या फिर क्या क्या तथ्य हमको पढ़ने हैं, या फिर क्या क्या तथ्य हमको अवगत हो जाएंगे जब हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो N.A. पालकीवाला ने कहा था प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। यह कथन कहा था N.A. पालकीवाला ने। इसी तरीके से एक और कथन कहा गया था, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट यानी कि की नोट है, कहा था सर अर्नेस्ट वाकर ने। किसने कहा था? सर अर्नेस्ट वाकर ने क्या कहा था दोस्तों? प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट यानी कि की नोट है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइए कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संविधान संशोधन या फिर संशोधन हो चुका है? ठीक है दोस्तों, देखिए सोच के जवाब दीजिए इसका। प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार? बताइए दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ, प्रस्तावना में अभी तक 1 बार ही संशोधन किया गया है दोस्तों। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, मैंने प्रस्तावना की पूरी बात कर ली यहाँ पर। अब मैं संविधान की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। आइए, संविधान का भाग 1,
संघ और राज्य क्षेत्र, इसके अंदर क्या मिलेगा हमको, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। आइए, भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं, 4 हैं। अगर मैं बात करूँ कि संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, 4। कितने हैं, 4। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे ही शब्द आते हैं हमें, ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं जो हम ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं और उसका जवाब आंसर कुछ और ही कर आते हैं हम। अब मैं बात करूँगा अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर इंडिया शब्द यूज किया गया है किसके लिए, भारत के लिए। इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ होगा। सबसे पहले अनुच्छेद में यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, भारत का राज्य क्षेत्र क्या है। मैं क्षेत्र के बारे में बात कर लेता हूँ कि भारत का राज्य क्षेत्र है क्या, क्या मानूँ मैं राज्य क्षेत्र उसको। देखिए, अब मैं इसी को समझा देता हूँ डायग्राम के माध्यम से। आइए, संघ, भारत कैसा है, संघीय क्षेत्र है। देखिए, संघ यानी कि यूनियन बराबर राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र यानी कि संघ बराबर भारत का राज्य क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब इस राज्य क्षेत्र के अंदर कौन कौन क्या क्या शामिल है, कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले आता है राज्य। जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं वो सारे राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल होते हैं, किसके, भारत के। यानी कि राज्य प्लस संघीय क्षेत्र, इनको हम यूटी कह देते हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, और शामिल किए जाने वाले क्षेत्र, यानी कि भविष्य में ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत भविष्य में किसी क्षेत्र को अपने अंदर मिला ले, यानी कि कभी जो अभी फ़िलहाल पीओके हमारे पास में नहीं है वो भी हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे भारत देश के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में भविष्य अगर हुआ कि पाकिस्तान को भी अपने अंडर में ले ले, बांग्लादेश को भी अपने अंडर में ले ले। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे यानी कि राज्य और संघीय क्षेत्र और शामिल किए जाने वाले क्षेत्र, ये सभी के सभी क्या बनाएंगे, भारत का राज्य क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इनसे बनता है भारत का राज्य क्षेत्र। आया समझ में। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था ना, उन्होंने कितना दिमाग लगा के ये संविधान लिखा था। देखिए, हमारे लिए इतना दिमाग लगा दिया था कि पूछो ही मत। बस इतना दिमाग लगाया था कि वाकई अगर इतनी बारीकी से कोई गौर भी नहीं करता था कि जितना बाबा साहब ने इन शब्दों पर भी गौर किया था। देखिए, 2 शब्द थे, फेडरेशन और यूनियन। दोनों का ही अर्थ क्या होता है, हिंदी में संघ होता है। और संघ का आप जानते ही हो, राज्यों से मिलकर जो या फिर गुट या संगठन बन जाता है उसी को हम संघ कहते थे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं यहाँ बाबा साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कितना दिमाग लगाया था संविधान लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, कितनी गहराई से सोच समझ के ने शब्दों का यूज चयन किया था। ये फेडरेशन शब्द है, ये यूनियन शब्द है, दोनों का ही अर्थ क्या निकल के आता है, संघ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों के अर्थ संघ है। तो इस फेडरेशन शब्द का प्रयोग यूएसए, यानी कि इसका प्रयोग यूएसए में किया गया था, यानी कि अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है। क्योंकि भाई अमेरिका के अंदर भी हमारे भारत की तरह ही वहाँ के भी स्टेट्स हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, इसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी स्टेट हैं। ठीक है, यानी कि वो जो स्टेट हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्या शब्द यूज़ किया था अपने संविधान में, फेडरेशन शब्द का यूज़ किया था। जबकि हमारे बाबा साहब ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें किसका यूज़ किया था, यूनियन शब्द का। अब देखिए क्यों किया, जबकि दोनों का अर्थ तो संघ ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही निकल के आ रहा, संघ। देखिए, यूनियन शब्द का इसका प्रयोग भारत में किया गया क्योंकि फेडरेशन और यूनियन दोनों में अंतर होता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। देखिए, इन दोनों शब्दों में अंतर करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया कि फेडरेशन
एक समझौता या परिणाम है। क्या है? एक समझौता है या फिर परिणाम है। अतः अमेरिका के अंदर जो राज्य हैं वह समझौते के आधार पर एक हुए हैं और वह राज्य उस संघ से अलग होने का अधिकार भी रखते हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर जो फेडरेशन शब्द यूज किया गया था, राज्यों ने अपने लिए यूज किया था, इसका सीधा सीधा अर्थ है वो एक तो हो जाते हैं लेकिन अपना अधिकार भी रखते हैं कि वो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यूनियन शब्द एक स्वेच्छा का परिणाम है, यानी कि अपनी इच्छा प्रकट की गई थी, स्वेच्छा का परिणाम है यूनियन शब्द। अतः भारत के सभी राज्य अपनी इच्छा अनुसार एक हुए हैं, यानी कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो अपनी इच्छा से स्वयं इच्छा से एक हो रहे हैं, ना कि किसी दबाव के कारण। और यह राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते भाई। जब अपनी इच्छा से वो एक हो रहे हैं तो फिर उसमें अलग होने की बात ही नहीं रहती। ठीक है, इसीलिए अम्बेडकर जी ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया था संविधान के अंदर। देखिए दोस्तों, कितना दिमाग लगाया था इन्होंने संविधान को लिखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आपने क्लास में बने रहे। और सर मैं फिर दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए लोगों को और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।